हमारे सारे हेल्थ केयर सिस्टम का जो मेन फोकस है वो एंटीनेटल केयर पे है और इंट्रापार्टम केयर पे है। एंटीनेटल मतलब प्रेग्नेंट महिलाओं की केयर और इंट्रापार्टम मतलब कि चाइल्ड बर्थ तक। फैमिली इज़ हैप्पी, बेबी हो गया है और हस्बैंड इज़ हैप्पी, मैं फादर बन गया हूँ, और फिर सबका फोकस जो है वो बेबी पे चला जाता है और निग्लेक्ट केयर हो जाती है एक प्रेग्नेंट मदर की। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में जो चेंजेस आए हुए हैं वो रिग्रेस करके वापस नॉर्मल की तरफ जाएंगे। तो 6 वीक्स तक आपके यूट्रस में से नॉर्मल ब्लीडिंग होती है जो इनिशियली रेड होती है, फिर धीरे धीरे उसका कलर चेंज होकर ब्राउनिश हो जाता है, एंड पे वो ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो जाता है जिसको हम लोकिया कहते हैं। डाइट को लेके बहुत सारे मिथ हैं और बहुत ही सारे टैबूज हैं। अ न्यूबॉर्न बेबी का मदर शुड बी अलाउड टू ईट ईच एंड एवरीथिंग। नमस्कार, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सेहतनामा को पसंद करने के लिए, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज बात आफ्टर डिलीवरी के बाद महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या है वो समस्याएं और उनका समाधान क्या है, सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। थैंक यू। सो डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी जब बच्चा हो गया है, बच्चे होने से पहले तो बहुत ख्याल रखा जाता है किसी भी महिला का, वो खुद भी ख्याल रखती है, परिवार वाले भी ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या चैलेंजेस आते हैं और उनका क्या समाधान है? किन चैलेंजेस के साथ आपके पास जो महिलाएं हैं वो आती हैं? राजेंद्र, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने आज ये टॉपिक चुना डिस्कशन के लिए, क्योंकि एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि हमारे सारे हेल्थ केयर सिस्टम का जो मेन फोकस है वो एंटीनेटल केयर पे है और इंट्रापार्टम केयर पे है। एंटीनेटल मतलब प्रेग्नेंट महिलाओं की केयर और इंट्रापार्टम मतलब कि चाइल्ड बर्थ तक, डिलीवरी, सिजेरियन, उस टाइम तक हमारा सारा फोकस रहता है उनकी हेल्थ के ऊपर और उनकी नीड्स के ऊपर। जो चीज़ हम लोग ओवरलुक करते हैं वो है पोस्ट नेटल केयर। फैमिली इज़ हैप्पी, बेबी हो गया है और हस्बैंड इज़ हैप्पी, मैं फादर बन गया हूँ, और फिर सबका फोकस जो है वो बेबी पे चला जाता है और निग्लेक्ट केयर हो जाती है एक प्रेग्नेंट मदर की। सो पोस्ट नेटल टाइम प्रेग्नेंट मदर के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग फेज़ है उसकी लाइफ का, जिसके लिए मुझे लगता है कि हमें वेरियस प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है जो न्यूबॉर्न बेबीज़ की ममाज फेस करती हैं और वो उसको कैसे कोप अप कर सकती हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक आई वांट टू टेल अबाउट स्टिचेस। चाहे किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे किसी का सिजेरियन हो, स्टिचेस सिजेरियन में टमी पे आते हैं, बेली पे आते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी में पेरिनियल एरिया में आते हैं। अब ये स्टिचेस अक्सर पेशेंट्स को बहुत पेन कॉज करते हैं। सो आई वांट टू टेल ऑल मदर्स कि सिजेरियन के स्टिचेस लगभग 7 डेज में स्किन की हीलिंग हो जाती है और 4 to 6 वीक्स में इंटरनल स्टिचेस की भी हीलिंग हो जाती है। तो एक बहुत ही डर जो मदर्स के मन में होता है कि मैम अगर हम हिलेंगे, चलेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो क्या हमारे स्टिचेस खराब हो जाएंगे? द आंसर इज़ नो। सो एज अ सर्जन आई कैन टेल कि ये सारे स्टिचेस जो हैं ये बिल्कुल फुल प्रूफ होते हैं और आपके कोई भी मूवमेंट से स्टिचेस को हार्म नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगर मदर को खांसी आ रही है तो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, उस टाइम पे हम कहते हैं कि आप अपने पेट पे हाथ रखिए, थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए, कॉफ सिरप लीजिए ताकि खांसी आपको ज़्यादा ना आए, पर अदरवाइज यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये स्टिचेस में कोई आप हार्म नहीं कर देंगे किसी भी अपनी मूवमेंट से। सेकेंड, अगर हम नीचे के स्टिचेस की बात करेंगे जो पेरिनियल एरिया में कट दिया जाता है जिसको एपिजियोटमी कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद, वो स्टिचेस लगभग 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट हील हो जाते हैं। तो उस टाइम तक हम मदर्स को कहते हैं कि आपको चौकड़ी लगा के नहीं बैठना है, लेग्स को जोड़ के बैठना है, प्लस अपने स्टिचेस को क्लीन और ड्राई रखना है, और जो भी पेन किलर या एंटीबायोटिक आपको दिया गया उसको रेगुलर लेना है। थोड़ी सी एबनॉर्मल सेंसेशन सिजेरियन के बाद उस एरिया में रहती है क्योंकि हम नर्व्स कट करते हैं और वो रीग्रो करने में हील करती हैं। सो बहुत बार मदर्स कहेंगी कि मैम उस एरिया में हमें एक नम सेंसेशन हो रही है, क्या वो नॉर्मल है? आंसर इज़ येस, वो एबनॉर्मल सेंसेशन हीलिंग का ही पार्ट है और वो नॉर्मल है। तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो इमीडिएट डिलीवरी के बाद आता है स्टिचेस को लेके। गर्म पानी की बॉटल स्टिचेस के लिए सिजेरियन में और नॉर्मल डिलीवरी में इस्तेमाल की जा सकती है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के जो नीचे के स्टिचेस हैं उसमें यूजुअली आइस पैक गर्म पानी की बोतल से ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइस पैक से टकोर करने से आपके स्टिचेस की पेन कम हो जाएगी। जो एब्डोमेन के स्टिचेस हैं उसके ऊपर हॉट वाटर बॉटल का कोई रोल नहीं है, आप अपनी पेन किलर लीजिए। मोस्टली मदर्स बहुत हेजिटेट करती हैं कि शायद पेन किलर बेबी को हार्म करेगा, लेकिन हम जो पेन किलर्स यूज़ करते हैं दे आर सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग। तो पेन किलर लेने से उनका पेन जो है वो रिलीफ हो जाएगा, हॉट वाटर बॉटल का रोल नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है
वो कितने दिन चलती है? सो नॉर्मल डिलीवरी के बाद वी कॉल इट 6 वीक्स। 6 वीक्स का जो पीरियड है वो परप्यूरियम है। जैसे पहले भी कहते थे जच्चा और बच्चा को 1.25 महीने के लिए हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए। तो 6 वीक्स इज द टाइम जिसमें किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में जो चेंजेस आए हुए हैं वो रिग्रेस करके वापस नॉर्मल की तरफ जाएंगे। तो 6 वीक्स तक आपके यूट्रस में से नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जो इनिशियली रेड होती है, फिर धीरे धीरे उसका कलर चेंज होकर ब्राउनिश हो जाता है, एंड पे वो ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो जाता है जिसको हम लोकिया कहते हैं। एंड मेजॉरिटी केसेस में 1.25 महीने तक ये ब्लीडिंग जो है ये स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, कम ब्लीडिंग होना एक कॉमन क्वेश्चन है, मैम मुझे कम ब्लीडिंग हुई है, क्या इससे प्रॉब्लम आ सकती है? आंसर इज नो। कम ब्लीडिंग वरीसम नहीं है। अगर हैवी ब्लीडिंग है या क्लॉट्स आ रहे हैं तब आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाके राय लेनी चाहिए। कम ब्लीडिंग से पेट नहीं फूलता है, ये एक बहुत धारणा है कि अगर कम ब्लीडिंग है तो शायद हम मोटे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो नेक्स्ट इसकी पेन किलर कौन सी ले सकते हैं? देखिए, कॉमनेस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो पैरासीटामोल है। फिर हम इवन वोवरॉन या डाइक्लोफेनाक की जो टेबलेट्स हैं वो भी सेफ़ हैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। तो काफ़ी सारे पेन किलर्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ले सकती हैं। दिन में एक बार या 2 बार? नहीं, डिपेंड्स। हम 8 आवरली भी देते हैं, 6 to 8 आवरली भी पेन किलर्स रिपीट किए जाते हैं, बट सेफेस्ट इज कि डॉक्टर से राय लेके आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। मालिश? हाँ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ट्रेंड है कि आफ्टर डिलीवरी मसाज करना चाहिए कि नहीं, है ना। सो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि जो बॉडी मसाज है, आर्म्स की मसाज है, लेग्स की मसाज है, इसका कोई ऐसे मेडिसिनल रोल तो नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स आई बिलीव कि जो मदर डे और नाइट अपने बेबी की केयर में जुटी हुई है और इतनी थकावट हो जाती है कि आपको लगता है आपकी पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, मेनली बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्लीप। सो एनी मदर आफ्टर डिलीवरी फॉर एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स तो बेचारे 3 या 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाते हैं, बिकॉज 3-4 आवर्स में या तो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग डिमांड करेगा या उसका नैपी चेंज करने का टाइम आ जाएगा। सो मसाज ओनली हेल्प्स टू रिलैक्स द मदर। इट इज़ अ पैसिव वे ऑफ एक्सरसाइज जब तक मदर एक्टिवली अपने आप को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो मसाज हेल्प्स। यस, दोनों में मसाज कराई जा सकती है। सिजेरियन की मसाज में बस स्टिच लाइन पे टच नहीं करना है, बट रेस्ट ऑफ द बॉडी मसाज इज ओके, कर सकते हैं। क्रैक्ड निपल्स हो जाते हैं? यस, सो द नेक्स्ट चैलेंज इज ब्रेस्ट फीडिंग। मैं ये कहती हूँ एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन, प्रेगनेंसी वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है, चाइल्ड बर्थ एक छोटा सा 1 या 2 दिन की कहानी है, बट जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो 6 मंथ से लेके 2 years तक की स्टोरी है। एंड फॉर मी एंड फॉर मेनी पेशेंट्स, ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट डिमांडिंग पार्ट ऑफ द मदरहुड जर्नी, क्योंकि ब्रेस्ट फीड हम रिकमेंड करते हैं कि मदर्स को एक्सक्लूसिवली 6 months तक करना चाहिए, बिकॉज दिस इज बेस्ट फीड फॉर द बेबी। अब उस ब्रेस्ट फीडिंग में इट टेक्स अ टॉल ऑन द मदर्स कंफर्ट एंड इट इज़ अ बिग स्ट्रेसफुल ट्रिगर टू द मदर अगर ब्रेस्ट फीडिंग कम अमाउंट में आ रही है, क्योंकि पूरी फैमिली उसके ऊपर होती है, उसके मदर इन लॉ, मदर तुम्हारा फीड कम आ रहा है, तुम्हारा बच्चा रो रहा है। अब बेचारी न्यूबॉर्न मदर क्या करेगी? फीड तो नेचुरल है, जितना हम स्ट्रेस ऐड करते हैं उतनी ब्रेस्ट फीडिंग रादर कम हो जाती है। सो आई थिंक आपने मिसेस रमा महाजन के साथ भी ब्रेस्ट फीडिंग पे वीडियोस करी हुई हैं, सो दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव। बट वीडियो देख सकते हैं दर्शक। हाँ बिल्कुल, पर छोटे से टिप्स जो मैं देना चाहती हूँ वो ये कि क्रैक निपल्स जो हम सबको पेनफुल कर देते हैं ब्रेस्ट फीड करना, उसका मेन कारण है लैच प्रॉपर ना होना। सो अगर आपके निपल्स क्रैक हो रहे हैं, आप ज़रूर अपने डॉक्टर को मिलिए, ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट से सीखिए कि आपने बेबी को कैसे लैच करना है। जब भी हम लैच करते हैं, वन, द ब्रेस्ट शुड नॉट बी एनगॉज्ड, मतलब हार्ड नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा मिल्क फुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेबी लैच नहीं कर पाता और ज़ोर से बाइट करता है। सेकेंडली, आप थोड़ा सा मिल्क एक्सप्रेस कर दो, ब्रेस्ट को सॉफ्ट होने दो एंड मेक श्योर कि बेबी पूरे एरियोला मींस ब्लैक पोर्शन ऑफ द निपल पे लैच करे। सिर्फ टिप पे लैच करने से बेबी विल बाइट और निपल्स क्रैक हो जाएंगे। और जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं क्रैक निपल्स की, तो उसमें हम कहते हैं कि ईदर अप्लाई ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेस्ट इमोलिएंट है, हीलिंग करता है, उसमें बहुत हीलिंग कैपेसिटी है। तो अपना फीड अपने मिल्क को स्मीयर कर दो निपल पे, उसी से हील हो जाएगा। या यू कैन अप्लाई फ्यू क्रीम्स लाइक निप केयर, ऐसे कुछ ऑइंटमेंट्स आती हैं जो लगा सकते हैं। डाइट को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, है ना? पंजीरी खाएं कि नहीं, सिजेरियन में खा सकते, पंजीरी की नहीं खा सकते, और वैसे भी कितना घी खाना चाहिए, कितना कम खाना,
घी को लेकर भी बड़ी देखो, कॉन्शियस है महिलाएं एक कि तो घी खाएंगी तो मोटी हो जाएंगी। प्रेग्नेंट लेडीज बेचारे 9 मंथ्स उनको डिप्राइव किया जाता है कि आपने करेला नहीं खाना, बच्चा काला हो जाएगा, आप केसर पियो, बच्चा गोरा हो जाएगा, है ना। सो इंडिया में डाइट को लेके बहुत सारे मिथ हैं और बहुत ही सारे टैबूज हैं, और ये और भी ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं डिलीवरी के बाद। बिकॉज आई हैव सीन फैमिलीज जो प्रेग्नेंट मदर्स को नमक खाने से बिल्कुल बार कर देते हैं कि आपने 1.25 महीने नमक नहीं खाना है, या वो कहेंगे ये सब्जी हार्ड है, आपने ये सब्जी नहीं खानी है। सो आई ऑलवेज फील दिस इज नॉट desired medically. A newborn baby का mother should be allowed to eat each and everything जैसे in पहले moderate normal, amount. नॉर्मल खाना खाते थे, बैलेंस डाइट लीजिए, बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए। जो डाइट वो पहले लेते थे प्रेगनेंसी से, उससे एटलीस्ट 250 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि अब उनको बेबी को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। सो दे नीड अ हेल्दी डाइट। अगर थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा ऐड करना, इट इज़ फाइन, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो सारा अपनी बॉडी पे ही डिपॉजिट हो जाएगा और ओबेसिटी कॉज करेगा। तो मतलब पंजीरी खाई जा सकती है, पर बहुत ज़्यादा घी वाली नहीं। मॉडरेट अमाउंट में। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये वेजिटेबल खाने से बेबी के पेट में कॉलिक होगा। अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चे के पेट में दर्द होती है, बच्चे को गैस हो जाती है, इसलिए मदर ये चीज़ें अवॉइड करे, चने मत खाए, राजमा मत खाए। सो इसका साइंटिफिक आंसर ये है, ऑल बेबीज आर गैसी। क्यों? बिकॉज दे swallow lot of air when they are sucking on the breast or through the bottle. तो सब बच्चों को कॉलिक होता है क्योंकि उनको गैस होती है। सो उसका सोल्यूशन ये है कि आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को बर्प करिए, एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए बच्चे को कंधे पे लगाइए और उसको बर्प करिए। जब बच्चा बर्प कर लेगा तो उसको वो कॉलिक होने का रिस्क जो है वो कम रहेगा। सेकेंडली, बच्चे को टमी टाइम दीजिए, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे को अपनी चेस्ट पे या बेड पे उल्टा लिटाइए, जिससे बच्चे की गैस जो है वो एक्सपेल हो जाएगी, अगेन कॉलिक कम होगा। थर्ड, हम कहते हैं कि बेबी को वो साइकिलिंग एक्सरसाइजेस कराइए, जैसे सीधे लिटा के जब आप बच्चे को मसाज करते हैं तो उसकी लेग से साइकिलिंग कराएंगे, अगेन द गैस विल बी रिलीज एंड बच्चे को कॉलिक कम होगा। सो कॉलिक के कारण मदर की डाइट से अलग हैं, सो इसलिए मदर्स को डिप्राइव नहीं करना चाहिए कुछ भी खाने से। सेक्सुअल एक्टिविटी कब स्टार्ट की जा सकती है आफ्टर डिलीवरी? सो सेक्सुअल एक्टिविटी कैन बी रिज्यूम्ड एज अर्ली एज 3 to 4 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। बट यूजुअली हमारे इंडियन माइंडसेट ऐसा है कि ईदर बिकॉज ऑफ द सर्जरी सिजेरियन अगर किसी का हुआ है तो भी वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारे स्टिचेस ना हिल जाएं। नॉर्मल डिलीवरी में वैसे ही मदर इज इन पेन बिकॉज ऑफ द स्टिचेस इन द लोअर पेरिनियल एरिया। सो मोस्ट ऑफ द मदर्स आफ्टर 6 वीक्स फील कंफर्टेबल इनफ टू रिज्यूम सेक्शुअल एक्टिविटी, तो उनको उसके बाद वो कर सकते हैं रिज्यूम, उसमें कोई मेडिकली कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बट प्रिकॉशन यूज करना है। क्योंकि मेरे पास वो भी मदर्स आते हैं जो अभी बेबी 3 मंथ्स होता है एंड दे आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट। उन्हें लगता है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है डिलीवरी के बाद तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। एक सेकंड, उनको ये लगता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव है, बर्थ कंट्रोल है। हाँ। पर वो पार्टली बर्थ कंट्रोल करता है। हमारा रिस्क ऑफ हैविंग एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी इज ऑलवेज देयर। सो इवन इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, प्लीज यूज प्रिकॉशंस। यू कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट प्रोटेक्शन जरूर यूज करनी है अगर हम नहीं चाहते कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की भी कई बार शिकायत हो जाती है कि पेशाब लीक होता है। सो इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल चाइल्ड बर्थ, ये प्रॉब्लम जिसको हम इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, यूजुअली पोस्टनेटल मदर्स में यूरिन के इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आती है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम आती है। और ये आती मोस्टली मदर्स को है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नेचुरल चाइल्ड बर्थ, बेबी जब बर्थ पैसेज से आता है तो हमारे पेल्विस में यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम दोनों नेबरिंग ऑर्गन्स हैं, तो उनके ऊपर भी काफ़ी आप सोचो स्ट्रेस होता है। या फिर कभी कभी हम एपिड्यूरल पेनलेस डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारे ब्लैडर का फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सो वो ब्लैडर कंट्रोल विद इन 7 डेज, 10 डेज या मैक्सिमम 2 वीक्स में वापस आ जाएगा, तो इसमें कुछ वरी करने की बात नहीं है। ये भी वन ऑफ द नेचुरल चेंजेस ऑफ चाइल्ड बर्थ है, जिसको हम ब्लैडर कंट्रोल वीक होना या इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप अपनी पेल्विक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिनको हम कीगल्स एक्सरसाइजेस करते हैं। उससे आपके नीचे के मसल्स की टोन वापस आती है और आपका कंट्रोल बेटर हो जाता है। एक आफ्टर डिलीवरी कई महिलाएं डिप्रेशन का शिकार होती हैं। सो वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स जो 15 to 20% ऑफ पोस्टनेटल मदर्स को परेशान करता है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम ब्लूज। अब ब्लूज क्या है? वो
हल्का फुल्का मूड स्विंग्स हैं, जहाँ पे प्रेग्नेंट मदर फील्स वेरी इमोशनली ओवरवेल्म्ड, वेरी एंग्शियस, वो रो भी सकते हैं, कभी कभी उनका बेबी को लुक आफ्टर करने का मन नहीं करता और किसी बात पे थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं या उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है. सो बेसिकली दीज आर पार्ट ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज प्रेगनेंसी में आपके हॉर्मोन्स बहुत हाई होते हैं और जब वो एकदम ड्रॉप करते हैं तो मदर्स में ये इमोशनल लेबिलिटी आती है. इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है वन कि मदर्स शुड बी अवेयर कि हाँ दिस इज हैपनिंग, आई एम नॉट इन डिप्रेशन बट दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चेंज ड्यू टू हार्मोन. सेकेंड, द फैमिली हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जो ये मदर है जो बेचारी स्लीप डिप्राइव्ड है, हमें इसको बहुत सारा सपोर्ट देना है. एटलीस्ट 4 आवर्स की स्लीप मम्मा को मिलनी चाहिए, जिस टाइम पे उस न्यूबॉर्न की केयर या तो फादर कर सकते हैं या हमारे जो केयर प्रोवाइडर्स हैं वो कर सकते हैं. सो अ गुड फैमिली सपोर्ट बाय द हस्बैंड, बाय द केयर टेकर्स विल गो अ लॉन्ग वे टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम ब्लूज इन पोस्टनेटल मदर्स. सो हमें बहुत ज़्यादा इन महिलाओं को प्यार से हैंडल करना चाहिए, उनको टेंडर लविंग केयर देनी चाहिए और उनको खूब सारी सपोर्ट देनी चाहिए.